अफगानिस्तान, दुनिया का वो मुल्क जिसे अक्सर सिर्फ जंगों की जमीन समझा गया, लेकिन असल कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सिर्फ पहाड़ों, रेगिस्तानों और बर्फीली वादियों की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी हिम्मत, कुर्बानी, सियासत, धोखे और ईमान की कहानी है। सदियों से ताकतवर सल्तनतें इस सरजमीन पर कब्जा करने आईं, लेकिन हर दफा अफगानिस्तान ने उन्हें एक नया जख्म दिया। रात की तारीकी में जब हवा हिंदू कुश के पहाड़ों से टकराती है, तो ऐसा महसूस होता है जैसे तारीख अब भी चीख रही हो। हर पत्थर, हर गली, हर खामोश मस्जिद एक पुरानी जंग की गवाह है। लेकिन सवाल यह है, अफगानिस्तान इतनी बड़ी ताकतों के दरमियान बैटलफील्ड क्यों बना? और अफगानिस्तान जिहाद ने मॉडर्न दुनिया को कैसे बदल दिया? ये कहानी शुरू होती है बहुत पहले, जब अफगानिस्तान सिर्फ जंग का नाम नहीं था, बल्कि तहजीबों का मरकज था। हजारों साल पहले अफगानिस्तान सिल्क रूट का एक अहम हिस्सा हुआ करता था। चाइना से आने वाले कारवान यहां से गुजरते, पर्शिया के ताजिर यहां तिजारत करते और हिंदुस्तान तक सफर करने वाले काफले इन्हीं वादियों से होकर गुजरते थे। काबुल, कंधार और हिरात जैसे शहर इल्म, तिजारत और तहजीब के मरकज थे। उस वक्त अफगानिस्तान की जमीन सिर्फ जंगजू लोगों की नहीं, बल्कि पोएट्स, स्कॉलर्स और ताजिरों की भी थी। यहां बाजारों में रंग होते थे, मस्जिदों में इल्म की महफिलें लगती थीं और कारवान्स की घंटियां रात भर सुनाई देती थीं। लेकिन अफगानिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन ने हमेशा इसे स्ट्रेटेजिक बनाए रखा। जो भी एशिया को कंट्रोल करना चाहता, उसे अफगानिस्तान से गुजरना पड़ता। और फिर हमले शुरू हुए। कभी पर्शियन एम्पायर्स, कभी सिकंदर आजम, कभी मंगोल लश्कर। हर सल्तनत अफगानिस्तान को अपनी ताकत का हिस्सा बनाना चाहती थी, मगर अफगानिस्तान का टरेन, उसके पहाड़ और उसके लोग किसी भी आउटसाइडर के लिए कभी आसान साबित नहीं हुए। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश एम्पायर ने हिंदुस्तान पर हुकूमत मजबूत कर ली थी, मगर उन्हें एक खौफ सताता था, रशिया का खौफ। ब्रिटिश सोचते थे अगर रशिया अफगानिस्तान तक आ गया तो वो हिंदुस्तान के करीब पहुंच जाएगा। इसी डर ने ग्रेट गेम को जन्म दिया। ब्रिटिश और रशियन एम्पायर्स अफगानिस्तान पर इन्फ्लुएंस हासिल करने लगे। ब्रिटिश आर्मीज अफगानिस्तान में दाखिल हुई। उन्होंने सोचा ये एक आसान मिशन होगा, लेकिन अफगानिस्तान ने उन्हें वो जख्म दिए जो लंदन तक महसूस हुए। 1842 में ब्रिटिश आर्मी का एक बड़ा कॉन्वॉय काबुल से वापस जा रहा था। बर्फीली वादियां, सर्द हवा और हर तरफ अफगान फाइटर्स। और फिर लगभग पूरी ब्रिटिश फोर्स तबाह हो गई। सिर्फ एक आदमी जिंदा जलालाबाद पहुंच सका। ये अफगानिस्तान का पैगाम था। यहां आना आसान है, मगर यहां से निकलना मुश्किल। 20वीं सेंचुरी के आखिर तक दुनिया कोल्ड वॉर में फंस चुकी थी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। दोनों सुपर पावर्स दुनिया पर अपना इन्फ्लुएंस चाहती थीं। अफगानिस्तान अब भी स्ट्रेटेजिक था। 1970s में अफगानिस्तान में सियासी इंस्टेबिलिटी बढ़ने लगी। कम्युनिस्ट ग्रुप्स उभरने लगे। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस मजबूत करना शुरू किया। लेकिन अफगान सोसाइटी डीपली रिलीजियस थी। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को हर कोई कबूल करने को तैयार नहीं था। कंट्री के अंदर प्रोटेस्ट्स बढ़ने लगे, गवर्नमेंट कमजोर होने लगी, और फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। दिसंबर 1979। सोवियत टैंक्स अफगानिस्तान में दाखिल हुए। हेलीकॉप्टर्स काबुल के आसमान पर मंडलाने लगे। सोवियत सोल्जर्स ने की गवर्नमेंट बिल्डिंग्स कंट्रोल कर लिए। दुनिया ने देखा एक सुपर पावर ने अफगानिस्तान पर मिलिट्री इंटरवेंशन कर दिया। मगर शायद सोवियत लीडरशिप को यह अंदाजा नहीं था कि वो किस जमीन पर कदम रख रहे हैं। अफगानिस्तान की गलियों में खौफ फैल गया। माएं बच्चों को गले लगाए बैठी थीं। मस्जिदों में दुआएं हो रही थीं। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि उनका मुल्क किस तरफ जा रहा है। और इसी खौफ के दरमियान रेजिस्टेंस पैदा हुई। अफगानिस्तान के देहातों और पहाड़ों में छोटे छोटे रेजिस्टेंस ग्रुप्स बनने लगे। इन्हें बाद में मुजाहिदीन कहा गया। ये प्रोफेशनल सोल्जर्स नहीं थे। कई फार्मर्स थे, कई स्टूडेंट्स, कई मदरसा टीचर्स, कई सिंपल विलेजर्स। मगर उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो अपने मुल्क और अपने अकीदे के लिए लड़ना चाहते थे। पहले उनके पास सिर्फ पुराने राइफल्स थे, कुछ के पास तो सिर्फ शिकारी बंदूकें थीं। मगर धीरे धीरे रेजिस्टेंस ऑर्गेनाइज होने लगी।
अफगानिस्तान के पहाड़ उनका सबसे बड़ा वेपन बन गए। वो रात को मूव करते, दिन में केव्स और वैलीज में छुप जाते और फिर अचानक सोवियत कॉन्वॉयज पर हमला कर देते। ये गुरिल्ला वॉरफेयर थी और सोवियत आर्मी, जो यूरोप के प्लेन्स में लड़ने की आदत रखती थी, अफगानिस्तान के टेरेन में फंसने लगी। हिंदू कुश के पहाड़ बहुत खतरनाक थे। बर्फीली चोटियां, सकरे रास्ते, डीप वैलीज, हर मोड़ पर मौत छुपी होती। सोवियत टैंक्स अक्सर नैरो रोड्स में फंस जाते। हेलीकॉप्टर्स को हाई ऑल्टीट्यूड वेदर फेस करना पड़ता और मुजाहिदीन फाइटर्स टेरेन को परफेक्टली समझते थे। वो माउंटेन टॉप से अटैक करते, फिर गायब हो जाते। सोवियत सोल्जर्स को हर वक्त डर रहता कि अगला हमला कहां से होगा। जंग लंबी होती गई, बॉडीज बढ़ती गईं और सोवियत यूनियन धीरे धीरे इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेशर महसूस करने लगा। कोल्ड वॉर के दौर में अमेरिका ने अफगानिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा। उनके लिए यह सोवियत यूनियन को वीकन करने का चांस था। CIA ने कोवर्ट ऑपरेशंस शुरू किए, वेपन सप्लाई होने लगे, फंडिंग आने लगी। पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में ट्रेनिंग कैंप्स एस्टैब्लिश हुए। सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों ने भी सपोर्ट दिया। दुनिया भर से वॉलंटियर्स अफगानिस्तान आने लगे। कई लोग इस जंग को रिलीजियस ड्यूटी समझकर आए, कई पॉलिटिकल मोटिव्स के साथ, और अफगानिस्तान धीरे धीरे ग्लोबल जिहाद का सिंबल बनने लगा। मगर ग्राउंड रियलिटी बहुत दर्दनाक थी। लाखों अफगान फैमिलीज अपने घर छोड़कर पाकिस्तान और ईरान की तरफ हिजरत करने लगीं। रेफ्यूजी कैंप्स भर गए, हर तरफ टेंट्स ही टेंट्स नजर आते। गर्मी में धूल, सर्दियों में बर्फ और हर तरफ अनसर्टेनिटी। बच्चे कैंप्स में पैदा होने लगे, कई ने कभी अपना असल घर देखा ही नहीं। माएं राशन लाइंस में खड़ी रहती थीं, बुजुर्ग पुरानी यादें सुनाकर रोते थे। अफगानिस्तान सिर्फ बैटलफील्ड नहीं रहा था, वो एक इंसानी ट्रेजेडी बन चुका था। सोवियत साइड पर भी कहानी आसान नहीं थी। कई यंग सोवियत सोल्जर्स को समझ ही नहीं था कि वो अफगानिस्तान क्यों भेजे गए हैं। उन्हें लगता था ये एक शॉर्ट मिशन होगा, लेकिन जंग लंबी होती गई। माउंटेन्स में एम्बुशेस, रोड साइड अटैक्स, एक्सट्रीम वेदर और साइकोलॉजिकल प्रेशर। कई सोल्जर्स घर लौटकर मेंटली ब्रोकन हो चुके थे। सोवियत सोसाइटी भी इस वॉर से थकने लगी। बॉडीज कॉफिन्स में वापस आती थी और मॉस्को में सवाल उठने लगे। 1980s के दरमियान एक नई चीज बैटलफील्ड पर आई, अमेरिकन स्टिंगर मिसाइल्स। ये पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स थे। इन्होंने सोवियत हेलीकॉप्टर्स के लिए जंग को बहुत मुश्किल बना दिया। पहले जो हेलीकॉप्टर्स अफगान वैलीज पर डोमिनेट करते थे, अब उन्हें हर वक्त खतरा रहता। कई हेलीकॉप्टर्स गिराए गए, सोवियत एयर सुपीरियॉरिटी वीक होने लगी और बैटलफील्ड का बैलेंस धीरे धीरे बदलने लगा। दुनिया भर के मीडिया चैनल्स अफगानिस्तान की इमेजेस दिखाने लगे। डिस्ट्रॉयड विलेजेस, मुजाहिदीन फाइटर्स, रेफ्यूजी चिल्ड्रन। कोल्ड वॉर प्रोपेगेंडा दोनों तरफ चल रहा था। अमेरिका अफगानिस्तान को फ्रीडम फाइटर्स की जंग के तौर पर प्रेजेंट करता, सोवियत यूनियन इसे एंटी स्टेट टेररिज्म कहता। मगर आम अफगान अवाम के लिए लेबल्स मैटर नहीं करते थे, उनके लिए सिर्फ सर्वाइवल इंपॉर्टेंट था। 1989 तक सोवियत यूनियन इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वीक होने लगा। अफगानिस्तान वॉर बहुत महंगी साबित हुई और फिर सोवियत लीडरशिप ने विड्रॉल का डिसीजन लिया। कॉन्वॉयज अफगानिस्तान से निकलने लगे। दुनिया ने इसे सोवियत डिफीट कहा, मगर अफगानिस्तान के लिए अमन अब भी दूर था। सिटीज डिस्ट्रॉयड थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो चुका था और सोसाइटी डीपली फ्रैक्चर्ड थी। सोवियत विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान में पावर स्ट्रगल शुरू हो गया। डिफरेंट मुजाहिदीन फैक्शंस एक दूसरे के खिलाफ हो गए। काबुल फिर से बैटलफील्ड बन गया। रॉकेट अटैक्स, स्ट्रीट बैटल्स, लूटिंग और हर तरफ केओस। अवाम जो पहले ही जंग से थक चुकी थी, अब अपने ही लोगों के दरमियान फंस गई। हर फैक्शन अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहता था, मगर रिजल्ट सिर्फ तबाही निकला। तालिबान का ज़हूर। इसी केओस के दरमियान तालिबान मूवमेंट उभरी। ज्यादातर यंग रिलीजियस स्टूडेंट्स। उन्होंने करप्शन और वॉरलॉर्ड कल्चर खत्म करने का वादा किया। कई अफगान्स जो सालों की सिविल वॉर से तंग आ चुके थे, इनिशियली तालिबान को सपोर्ट करने लगे। तालिबान ने रैपिडली टेरिटरी कैप्चर करनी शुरू की
और धीरे धीरे काबुल पर भी कब्जा हो गया। मगर स्टेबिलिटी के साथ स्ट्रिक्ट रूल्स भी आए और अफगानिस्तान एक नई इंटरनेशनल डिबेट का सेंटर बन गया। अफगानिस्तान जिहाद के असरात सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहे। ग्लोबल मिलिटेंट नेटवर्क स्ट्रांग हुए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदली, सिक्योरिटी पॉलिसीज चेंज हुई और दुनिया एक नए एरा में दाखिल हो गई। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए अफगानिस्तान को समझना जरूरी है, क्योंकि यहीं से बहुत सी ग्लोबल स्टोरीज का डायरेक्शन चेंज हुआ। अफगान अवाम की हिम्मत। इतनी तबाही के बावजूद अफगान लोगों ने जीना नहीं छोड़ा। लोगों ने घर दोबारा बनाए, मार्केट्स फिर से खुले, बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, फार्मर्स ने फील्ड्स में वापस काम करना शुरू किया। ये अफगानिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, रेजिलियंस। जख्मी होने के बावजूद टूट ना जाना। आज जब हम अफगानिस्तान की कहानी देखते हैं तो सिर्फ पॉलिटिक्स नजर नहीं आती, हमें माओ के आंसू नजर आते हैं, बच्चों का बचपन नजर आता है, पहाड़ों में दफन वो लोग नजर आते हैं जिन्हें दुनिया कभी प्रॉपरली याद नहीं करती। और हमें समझ आता है कि जंग सिर्फ बॉर्डर्स को नहीं बदलती, वो जेनरेशंस को बदल देती है।